डेट आज 3 अगस्त 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस में इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए इंडिया ने इसको होस्ट किया है और पहली बार इंडिया ने इसको होस्ट किया है, मेज़बानी की है। इससे पहले देखो 2001 में लंदन में हुई थी ये वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ब्राज़ील में 2005 में, ग्वाटेमाला में 2010 में, इथियोपिया में 2016 में और इंडिया में 2023 में। जो ये इवेंट है जॉइंटली कराता है इसको, मतलब इंडिया ने जो अभी कराया है, होस्ट ऑर्गेनाइज किया है, इंडिया का जो कॉफ़ी बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, इसने और इसके साथ इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है, आयोजित किया है। कॉफ़ी बोर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है कॉफ़ी बोर्ड का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करती है। ये कॉफ़ी को हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए रेगुलेट करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है कॉफ़ी बोर्ड। जो इस साल ये वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका मैस्कोट क्या है? कॉफ़ी स्वामी। और इस साल की थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कॉफ़ी बोर्ड हमारे इंडिया का और इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है, आयोजित किया है इसको। ये ऑर्गेनाइजेशन 1963 में बनाई गई थी और यूनाइटेड नेशन के अंडर ही इसको बनाया था। किस लिए बनाया था? ताकि कॉफ़ी की जो इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसे ग्लोबली बढ़ाया जा सके, बूस्ट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कॉफ़ी के लिए काम करती है। और वर्ल्ड का जो कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है 93% ये ऑर्गेनाइजेशन उसको रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जो इसके मेंबर हैं इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के, 93% प्रोडक्शन वो करते हैं पूरे वर्ल्ड का, और 63% वर्ल्ड का कंजम्पशन भी यही कर लेते हैं। मतलब कॉफ़ी जितनी ये उगाते हैं वो 93% वर्ल्ड की ये उगाते हैं और उसको 63% ये खुद ही कंजप्शन कर जाते हैं, खुद ही पी जाते हैं, ये जो मेंबर हैं इस इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के। इंडिया भी इसका मेंबर है, सदस्य है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का। कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया में कितना होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो वर्ल्ड में कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया एक मेजॉरिटी कंट्री, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में कॉफ़ी का इंडिया। और दो मेन वैरायटी इंडिया उगाता है, एक है कॉफ़ी अरेबिका और एक है कॉफ़ी रोबस्टा। इसको कॉफ़ी कैनेफोरा भी बोलते हैं रोबस्टा को। तो ये मेन वैरायटी है कॉफ़ी की। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए कॉफ़ी को उगाने के लिए, यानी कि गर्म भी हो और उसमें आर्द्रता, वायु में नमी भी हो, ऐसा वातावरण चाहिए कॉफ़ी को उगाने के लिए। टेम्परेचर कितना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल यानी कि बारिश 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए। सॉइल कैसी चाहिए? वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। ऐसी सॉइल होनी चाहिए जिसमें पानी ना रुके, वेल ड्रेन्ड हो। लॉमी सॉइल हो, थोड़ी लॉमी सॉइल जिसमें गुड ह्यूमस हो, मिनरल्स हो, जैसे आयरन, कैल्शियम। तो ये कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए आइडियल सॉइल होती है, मिट्टी होती है। देखो जनरली क्या है, जो कॉफ़ी है सेडी ट्री के अंदर उगाई जाती है, यानी कि जो पेड़ है, पेड़ की छाया उसके नीचे ये उगाई जाती है। लेकिन ये अधिकतर पहाड़ों पे होती है, एलिवेशन पे, और जहाँ पे ड्राई वेदर होता है राइपनिंग के टाइम पे, जब इसका फल पक रहा होता है कॉफ़ी का, उस टाइम पे ड्राई वेदर होना चाहिए, उस टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए। समुद्र तल से ये 600 से 1600 मीटर ऊंचाई पे हिल स्लोप्स पे, पहाड़ियों पे ये कॉफ़ी उगाई जाती है। हमारे इंडिया में कॉफ़ी ग्रोइंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाता है। जितनी भी कॉफ़ी हमारे इंडिया में होती है 70% से ज़्यादा कर्नाटक उगाता है। उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, ये स्टेट हैं जो कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंडिया में। थोड़ी बहुत कॉफ़ी और भी स्टेट में होती है, लेकिन मेजर स्टेट यही माने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है SDC टू प्रमोट ट्राइबल कल्चर। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और 1 के लिए भी मेंस में, और
इसका एग्जाम्पल आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो। उड़ीसा गवर्नमेंट ने देखो ये स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई है और एक स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल इनिशिएटिव चलाया है, किस लिए? ताकि जो ट्राइबल कल्चर है, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको प्रिजर्व किया जा सके, संरक्षित किया जा सके और उनको प्रमोट किया जा सके। साथ साथ उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी ध्यान दिया जा सके, यानी कि उनका आर्थिक विकास हो सके। तो किस किस चीज़ पे फोकस करती है ये एसडीसी, यानी कि स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल? ये देखो आइडेंटिफाई करती है कल्चर को कि ट्राइबल आइडेंटिटी की कौन सी कल्चर है, उनकी लैंग्वेज क्या है, भाषा, सेक्रेड ग्रुप्स क्या हैं उनके। सेक्रेड ग्रुप्स होता है ऐसे फॉरेस्ट है यहाँ पे जिसको ट्राइबल्स आदिवासी लोग पूजा करते हैं, उनको काटते नहीं है, वो संरक्षित करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, एज ए गॉड की तरह, भगवान की तरह पूजते हैं। तो उस जंगल को बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। ट्राइबल आर्टिजन्स हैं, जो ऐसे आदिवासी जो कलाकार हैं, कुछ मान लो हाथों से बनाते हैं, बांस की चीज़ें बनाते हैं या कुछ भी, या हाथों से बुनकर कुछ चीज़ें बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो ऐसे जो आर्टिजन है या लैंग्वेज है उनकी सेक्रेट ग्रुप्स, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा इसमें, जो ये एसडीसी काउंसिल है। और 20 ट्राइबल प्रोफिशिएंसी सेंटर बनाए जाएंगे जो ट्राइबल कल्चर के बारे में एजुकेट करेंगे और इनकी डायलेक्ट के बारे में, डायलेक्ट मतलब जो इनकी बोली है ट्राइबल पीपल की, उनके बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे। 7500 से ज़्यादा जो सेक्रेट ग्रुप्स हैं उनको कंजर्व किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। और जो ट्राइबल्स कम्युनिटी में आर्टिजन्स हैं, ऐसे 40,000 से ज़्यादा ट्राइबल आर्टिजन्स हैं, कलाकार हैं, जिनको एक आर्टिजन आईडी दी जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि जो कुछ चीज़ें वो बनाते हैं बुन के या किसी बांस वगैरह से या लकड़ी से, किसी से भी, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी कल्चर को, कला को। और साथ साथ उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी, रोज़गार मिलेगा उन्हें, जिससे वो इनकम कमा सकेंगे। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ये क्रिप्टोबायोसिस, ये टर्म न्यूज में है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। क्या है क्रिप्टोबायोसिस? देखो एक ऐसी अवस्था है ये जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल रुक जाती है। क्योंकि देखो कोई भी जीव है, आदमी है या पशु है, पक्षी है, उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है। ये पावर हाउस होता है एक तरह से बॉडी में, यानी कि सेल में, जो बॉडी में सेल्स होती हैं उसमें पावर हाउस होता है। तो ये एक तरह से एक्टिविटी अगर रुक जाती है, पॉज हो जाती है, तो सारी की सारी जो एक्टिविटी है ना बॉडी में वो रुक जाती हैं। तो एक अभी इसलिए ये न्यूज में क्रिप्टोबायोसिस, एक ऑर्गेनिज्म मिला है साइबेरिया में। साइबेरिया में जो बर्फ़ जमी हुई है, रसिया के पास जो साइबेरिया रीजन है, उसमें जो बर्फ़ जमी है वहाँ से एक राउंड वॉर्म जो होता है ना, केंचुआ वगैरह सा होता है, जैसे बारिश में देखे होंगे आपने केंचुए निकलते हैं, ऐसे एक ऑर्गेनिज्म मिला है। वो लगभग 40,000 साल पुराना है, 40,000 साल पुराना। ये एज निकाल लेते हैं हम, कार्बन डेटिंग के जरिए एज निकाल लेते हैं, पता लगाते हैं कितने साल पुराना कोई जीव है या लकड़ी है, सबकी एज निकाल लेते हैं। तो ये 40,000 साल पुराना ये जीव मिला है जो ऑर्गेनिज्म, ये देखा गया उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक गई। तो ये क्रिप्टोबायोसिस क्या है? जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाती है ऑर्गेनिज्म की, और फिर वो उसे डिटेक्ट करना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो मर चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करता है ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक गई है। तो उसे ना तो पानी चाहिए अभी जीने के लिए, ना ऑक्सीजन चाहिए, और वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी जी सकता है। जैसे ज़्यादा कहीं पे टेम्परेचर है या कहीं पे बर्फ़ जमी हुई है, 0 डिग्री से माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पे भी वो जीवित रह सकता है। लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मर चुका है, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है ये ही लाइफ का एक की फीचर है, मुख्य विशेषता लाइफ के जीवन की मेटाबॉलिज्म है, और वही उसका रुक गया होता है। तो एक तरह से क्रिप्टोबायोसिस को टेम्परेरी डेथ भी बोलते हैं, कि ऑर्गेनिज्म की, जो जीव है उसकी टेम्परेरी मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है। तो यही है क्रिप्टोबायोसिस, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्किलिंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस में आप स्किल से रिलेटेड टॉपिक आता है, जीएस पेपर 2 में आप यूज कर सकते हो, जीएस पेपर 1 में या 3 में भी पूछा जा सकता है, तीनों में टॉपिक है, मिक्सचर है।
देखो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है हमारे इंडिया का, इसने अमेजन वेब सीरीज के साथ टाई अप कर लिया है, पार्टनरशिप की है। किस लिए? जो हमारे इंडिया में यूथ है उनको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में स्किल प्रोवाइड की जाएगी, दक्षता दी जाएगी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कैसी होती हैं? ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं, डेवलप हो रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर आपका मशीन लर्निंग है, या क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ डेटा एनोटेशन है। ऐसी जो टेक्नोलॉजी हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आईटीआई में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, या नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चे स्किल ले रहे हैं, उनको स्किल दी जाएगी इस तरह की। तो ये जो इनिशिएटिव है अमेजन वेब सीरीज इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है अमेजन की, तो ये ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को, और कॉस्ट क्या होगी? जीरो कॉस्ट पे, नो कॉस्ट पे प्रोवाइड करेगी स्किलिंग। यानी कि ये एक तरह से डिजिटल स्किलिंग देगी अमेजन वेब सीरीज हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के साथ मिलके। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को हेरिटेज डेंजर लिस्ट। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है मेनली। देखो यूनेस्को ने रिसेंटली इटली की एक सिटी है वेनिस, इसको यूनेस्को की हेरिटेज डेंजर लिस्ट में डाल दिया है, इसलिए ये लिस्ट न्यूज़ में है। तो इस लिस्ट के बारे में जानेंगे और इसको क्यों डाला है। इटली की जो वेनिस सिटी है, इटली तो आप जानते हो कहाँ पे, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये इटली आपको यूरोप में कंट्री है। यहाँ पे जो वेनिस सिटी है इसको इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस वजह से क्या हो सकता है कि सिटी में जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान हो सकता है, सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है, जो वहाँ की इकोलॉजी है वो ख़राब हो सकती है, तो एक तरह से खतरे में है। तो जो सिटी खतरे में होती है किसी डिजास्टर की वजह से, मतलब कोई आपदा संकट आ जाए, साइक्लोन, फ्लड किसी की वजह से, या कोई वार छिड़ जाए, युद्ध छिड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में उस सिटी को यूनेस्को ये वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं उनको हेरिटेज डेंजर लिस्ट में डाल देती है। डेंजर लिस्ट में यूनेस्को आप जानते हो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। तो ये हमने जान लिया है, जब भी कोई डैमेज होता है या कल्चरल इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है तो उस वजह से सिटी को डाल दिया जाता है इस लिस्ट में। अभी देखो इस लिस्ट में डालने के लिए जो यूक्रेन की कीव और लवीव जो सिटी हैं उनको भी डालने के लिए कहा है, क्योंकि वार की वजह से, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वार, उसकी वजह से ये सिटी खतरे में है। तो इनको भी इस लिस्ट में डालने का यूनेस्को की जो कमेटी है उसने रिकमेंड किया है। तो यही है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। रिसेंटली देखो न्यूज में इसलिए है क्योंकि 2014-15 में जितनी इंडिया की ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुई थी वो इंक्रीज कर गई है। 2011-12 में अगर हम देखें तो लगभग ये 32 लाख करोड़ थी 2011-12 में, और ये कांस्टेंट रही 2014-15 में 32 लाख करोड़ ही लगभग, थोड़ी बहुत बढ़ी है, लगभग सेम रही थी। लेकिन 2022-23 में ये बढ़ के 54 लाख करोड़ रुपए की हो गई है हमारी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो मेनली हमें ये जानना है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है और इसके एडवांटेज, बेनिफिट यानी कि लाभ क्या हैं। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है जो, ये देखो किसी देश में कोई फिजिकल असेट्स बनाई गई है, मान लो बिल्डिंग बनाई गई है, कोई मशीनरी खरीदी है, या कोई इक्विपमेंट बनाया है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे लाइन, पोर्ट, बंदरगाह, या कोई हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट बनाया है, हेलीपोर्ट बनाया, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है या बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट खरीदा है, ये सब आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। तो इनमें जितना टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट इनको बनाने में जितना हुआ है उसे बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक स्पेसिफिक पीरियड में निकाली जाती है और इससे ये पता लगाया जाता है कि
हमारे राष्ट्र की कैपिटल स्टॉक कितना बढ़ रहा है, और जितना ये कैपिटल स्टॉक बढ़ता है उतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ती है किसी देश की। तो जनरली जितनी कैपिटल फॉर्मेशन किसी इकोनॉमी में ज़्यादा होगी, उतनी इकोनॉमी में ज़्यादा ग्रोथ भी होगी और लोगों की एग्रीगेट इनकम है जो इंक्रीज होगी। तो क्या क्या फ़ायदे हैं, तो पहले 2 फ़ायदे तो हमने गिन लिए। एक तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी किसी देश की, और एग्रीगेट इनकम बढ़ेगी। और क्या फ़ायदा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि देखो जब इतना ज़्यादा ये फिक्स्ड कैपिटल जो है, फिक्स्ड कैपिटल क्रिएट होगी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी है वो हमारे इंडिया में आएंगी इन्वेस्ट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट होगा बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, नई फैक्ट्री क्रिएट होंगी, तो रोज़गार मिलेगा लोगों को। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा इसकी वजह से। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, नए रोड बनेंगे, पोर्ट बनेंगे, कनेक्टिविटी बनेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नई जनरेट होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से। तो यही था इसके बारे में। कुछ वन लाइनर टॉपिक है उनको देख लेते हैं। एक देखो, युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास ये किस किस देश के बीच में है, बस इतना जानना है आपको। ये आर्मी के बीच में होता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में, इंडिया और यूएस की आर्मी के बीच में, इंडिया और अमेरिका की आर्मी के बीच में। एक देखो, ये LK-99 ये टर्म न्यूज में है। ये क्या है LK-99? कोरिया है ना, जो साउथ कोरिया, वहाँ के कुछ साइंटिस्ट हैं। साउथ कोरिया आप जानते हो, जापान के पास, ये जापान देख रहे हो आप यहाँ पे, और ये है साउथ कोरिया। ये जो साउथ कोरिया है, यहाँ के कुछ रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये LK-99 नाम का एक सुपर कंडक्टर बनाया है। सुपर कंडक्टर क्या होता है, देखो कंडक्टर आप जानते हो, सुचालक जिसमें से बिजली पास हो जाए, ऐसा मटेरियल। कोई भी तार हो सकता है, आयरन का या एल्यूमिनियम का या सिल्वर का, कोई भी। तो ऐसा कंडक्टर जिसमें से 100% बिजली करंट पास हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर। क्योंकि ऐसे कंडक्टर जो होते हैं, जो जनरली जैसे एल्यूमिनियम, उनमें से कुछ लॉस हो जाता है, करंट का, बिजली का लॉस हो जाता है, 100% ट्रांसफ़र नहीं होती है। अगर ऐसा कोई मटेरियल है जिसमें से 100% करंट पास हो जाए, उसे बोलते हैं हम सुपर कंडक्टर, यानी कि उसकी 100% एफिशिएंसी होती है। लेकिन जो जनरली सुपर कंप्यूटर क्यों निकल रहा है, सुपर कंडक्टर जो होते हैं जनरली, वो देखो थोड़े कूलिंग इन्वायरमेंट में काम करते हैं। इनके लिए ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, कम टेम्परेचर में काम करते हैं ये सुपर कंडक्टर। इसलिए सुपर कंडक्टर अधिकतर ऐसी जगह में यूज होते हैं जहाँ पे हम टेम्परेचर कम रख सकें। लेकिन जो LK-99 ये सुपर कंडक्टर बनाया है साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने, इसका जो यूज है वो हम रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। यानी कि ये सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे काम करेगा। यानी कि रूम टेम्परेचर का मतलब है जो नॉर्मल रूम पे टेम्परेचर होता है, जैसे आपके रूम पे जो बैठे हो 30 डिग्री सेल्सियस, 32 या 35 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर जो होता है, इतने टेम्परेचर पे भी ये काम कर सकता है अच्छे से। तो इसलिए न्यूज़ में LK-99, बस इतना आपको पता होना चाहिए। और सुपर कंडक्टर के यूज कहाँ कहाँ पे है, लगभग जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर में या क्वांटम कंप्यूटिंग में या आपके मोबाइल में या फिर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इनमें सब में सुपर कंडक्टर यूज होते हैं। और इनका यूज और भी है, जैसे मेडिकल डिवाइस वगैरह में भी ये यूज होते हैं। अब जान लेते हैं एक नया टॉपिक नेक्स्ट। कुछ टर्म है उनको अभी GI टैग मिला है। GI टैग आप जानते हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं GI टैग क्या होता है। एक तो देखो ये जदेरी नामाकट्टी, जदेरी, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो तमिलनाडु में कुछ और भी हो सकती है, जदेरी नामाकट्टी। ये देखो एक स्टिक है, एक लकड़ी की तरह जैसे स्टिक डंडी होती है ना ऐसे, लेकिन ये कुछ मटेरियल से बनी होती है, जदेरी नामाकट्टी। तो ये इसको GI टैग मिला तमिलनाडु से। एक देखो कन्याकुमारी की ये मट्टी बनाना वैरायटी है, केला की बना वैरायटी है मट्टी बनाना, या इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, मत्ती बनाना या मट्टी बनाना। कन्याकुमारी से इसको तमिलनाडु में GI टैग मिला है। एक सेदी भुट्टा, सेडी भी हो सकती है इसकी प्रोनाउंसिएशन,
सेडी भुट्टा, ये एक साड़ी है, साड़ी की वैरायटी है सेडी भुट्टा, ये भी तमिलनाडु से इसको जीआई टैग मिला है। तो ये आपको कुछ याद रखने हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं इस तरह से। 10 साल के लिए मिलता है जीआई टैग, इसे रेनोवेट भी कराया जा सकता है, और जिस एरिया को मिलता है वही एरिया इस नाम को यूज कर सकता है। दूसरा कहीं पे भी इंडिया में ना वर्ल्ड में कोई इसका नाम यूज नहीं कर सकता है, उससे फाइन लगा दिया जाता है। और 10 साल के बाद इसे दोबारा से रिन्यू करा सकते हो, और किसी आदमी को नहीं मिलता है, रीजन को दिया जाता है। एक पर्टिकुलर रीजन के कोई आदमी या इंडिविजुअल या कोई कंपनी, एक इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रोडक्ट बना रहा होता है, उसको दिया जाता है। एक ये टर्म न्यूज में जेमिनी टेस्ट, जेमिनी टेस्ट क्या है? ये एक न्यू ब्लड टेस्ट है, नया ब्लड टेस्ट है। इसका मतलब है जीनोम वाइड म्यूटेशनल इंसिडेंस फॉर नॉन इन्वेसिव डिटेक्शन ऑफ कैंसर। जैसा इसके नाम में, ये कैंसर या लंग कैंसर या और टाइप के जो कैंसर होते हैं उनको पहले से पहले डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट है। मतलब पहले से ही पता लगा सके कि हाँ इसको कैंसर होने वाला है। कैसे? जो सेल फ्री डीएनए होता है ना, उसकी वजह से। सेल फ्री डीएनए के बारे में हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, क्या होता है सेल फ्री डीएनए। देखो जनरली जो डीएनए होते हैं ना सेल के अंदर होते हैं, अगर सेल से बाहर डीएनए आ जाए तो उसे बोलते हैं सेल फ्री डीएनए। वो कब आता है? जब सेल डाइंग यानी कि मर रही हो सेल, या फिर उसमें डैमेज हो गया हो, तब ये आता है। और डैमेज कब होता है, मरती कब है सेल? जब कोई डिसीज हो, बीमारी हो, या कोई और प्रॉब्लम आ गई हो, उस वजह से पता लगा सकते हैं हम सेल फ्री डीएनए की वजह से कि इसको कोई बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कुछ और टाइप का कैंसर। तो ये जेमिनी टेस्ट है, जो नया ब्लड टेस्ट है कैंसर की या अलग बीमारी को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एक डॉक्सुरी, ये टर्म न्यूज में डॉक्सुरी। ये क्या है डॉक्सुरी? देखो ये रीजन है ना जो चाइना वाला, ये वेस्ट पैसिफिक ओशन, यहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं, हिंदी में बोलते हैं चक्रवात, जो साइक्लोन आते हैं उनको अलग नाम दिया जाता है टाइफून। तो ये टाइफून का नाम है, एक टाइफून का नाम है डॉक्सुरी। कहाँ पे आया है? चाइना के पास, वेस्टर्न पैसिफिक में। एक देखो कुरिल आइलैंड न्यूज में है, कुरिल आइलैंड, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड, मतलब द्वीप बोलते हैं हिंदी में। द्वीप ऐसी भूमि होती है जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो। तो कहाँ पे है कुरिल आइलैंड? इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये देखो चाइना देख रहे हो आप यहाँ पे, और ये रसिया देख रहे हो, ये रसिया का कामचटका पेनिनसुला है, कामचटका पेनिनसुला। और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो आइलैंड, इनको बोलते हैं कुरिल आइलैंड, कुरिल आइलैंड। ये देखो कुरिल आइलैंड सेपरेट करते हैं, इधर पैसिफिक ओशन है, इधर देखो सी ऑफ ओकोस्ट, सी ऑफ ओकोस्ट और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के बीच में कुरिल आइलैंड, और इधर सी ऑफ जापान, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यही टॉपिक थे आज के।